भस्म भी जो है देखो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है अपवाद में, ठीक है। अपवाद में लिख लो, इसमें थोड़ा इंक भर दो। अपवाद में जो है यहाँ स्टार पॉइंट लिखना है। अपवाद में धातु के साथ भस्म भी अभिक्रिया कर H2 गैस क्या करता है, H2 गैस मुक्त करता है, मुक्त करता है। अपवाद में जो है धातु के साथ भस्म भी अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक भस्म है ना रे, कास्टिक सोडा। ये जब अभिक्रिया करता है Na2ZnO2 बनाता है। क्या बनाता है? इसका नाम है सोडियम जिंकेट। लिख लो सोडियम जिंकेट। और प्लस H2 गैस क्या करता है, मुक्त करता है। अपवाद में है सभ्य भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करता है। एक और देखो, एल्युमिनियम जब करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्युमिनियम किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ बैलेंस कर लो 2 लगा के, ठीक है, बराबर हो जाएगा। जब NaOH के साथ एल्युमिनियम करता है तो यह जो बनाता है AlONa का होल 3। अब प्लस H2 गैस क्या करता है, H2 गैस मुक्त होता है। इसको बैलेंस कर लेके यहाँ 6 लगा लो, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ 3 दूना 6 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन 6 गो, यहाँ 2 लगा देंगे तो 6 गो ऑक्सीजन 6 हो गया। अब जैसे एल्युमिनियम 2 को तो यहाँ 2 लगा दिए, ठीक है। इस प्रकार से समीकरण बैलेंस कर लो। तो ये अपवाद में है, ठीक है। ये 2 को जो लिखा है एग्जाम्पल, H2 गैस देखो भस्म के साथ भी अभिक्रिया करके बना दिया, ठीक है। सब बे नहीं करता ऐसा, केवल जो है एक्सेप्शन में 2 को कर दिया, ठीक है। समझा न रे? अगला स्टार पॉइंट लिखेगा मिटा दें इसको, हैं? जैसे देखो धातु जो है, धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम धातु है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 लिखा थे ना। जैसे एगो हुआ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ये सब सूत्र पूछा जाता है एकदम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हुआ। एगो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय लगा तो वहाँ बीच में H लगेगा, क्या लगेगा, सोडियम बाय कार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3
CO3, ठीक है, सोडियम बाय कार्बोनेट। यहाँ तुम्हें स्टार पॉइंट वो क्वेश्चन लिखेगा, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है। जैसे देखो, अभी सोडियम जो एक धातु है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट है तो NaHCO3। यहाँ पे एक कार्बोनेट है, धातु का कार्बोनेट है क्योंकि सोडियम धातु है, ठीक है। उसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट है तो बाइकार्बोनेट भी धातु का न है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है। इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा लवण जल। इसमें आंसर लिख लो, लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे देख लो एग्जाम्पल, देख लो इसका रे, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 है ना, H2SO4 अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुआ, मुक्त हुआ। और यदि एग्जाम्पल हम दें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, मान लो H2SO4 अम्ल के साथ कर रहा है, तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस फिर जल बनाता है, फिर CO2 गैस मुक्त करता है। तीसरा जो है, इस दोनों क्या था, कार्बोनेट था ना, अब जो है लिख रहे हैं क्या, बाय HCO3 जहां रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट। मान लो कि HCl के साथ कर रहा है, किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा। देखो हम जो लिखाए हैं उसका एग्जांपल रिएक्शन में दे रहे हैं, एगो नहीं ढेरी दे रहे हैं, बस तुमको कोनो सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ यहाँ लिखे ना, एगो कार्बोनेट एगो बाइकार्बोनेट है, वो Na2CO3 नहीं लिखाए हैं, ध्यान रखो थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। जैसे वो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसके सब का प्रथम टर्म है, सब धातु है ना, सोडियम कैल्शियम जिंक क्या धातु है ना,
ई जब करता है अम्ल के साथ, मान लो कि HCl अम्ल के साथ किया, बनाएगा CaCl2 प्लस CO2 गैस, क्या करेगा? मुक्त करेगा। तो इस समझ में बात आ गया? रिएक्शन जो लिखे हैं समझ में आ गया होगा? लवण और जल एक साथ अभिक्रिया जब किया तो इधर CO2 मुक्त हुआ। ई लवण हुआ, ठीक है, ई जल हुआ, CO2 क्या हुआ? गैस हुआ। लवण जल नहीं तो आंसर हो गया। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसको मिटा दें हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जो है, जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? हाँ, तुम लोग को बताए थे ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? चूना है ना जी, चूना जल। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया आदत क्या होता है? CaCO3 और जल बाहर होता है ना। तुम लोग ने देखता है कि घर के जखनी हम लोग पोतते हैं चूनों से, तखनी रंग कुछ और रहता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके जो है ना घर चमकने लगता है। दीवार जहाँ भी चूनों से पेंट होता है चमकता है ना, मेन कारण वही है। अब कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ये हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस किया अभिक्रिया, क्या बनेगा? CaCO3, ठीक है। मतलब चूना जल को दूधिया कर देता है। चूना जल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है? दूधिया कर देता है, ठीक है। लिख लिया। और अत्यधिक अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त हो रहा था उसमें तुमको कुछ दिए। लिख लिया ने? अब लिखो धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड की अम्ल से कहीं भी समझने में परेशानी हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। इसमें स्टार पॉइंट लिख लो। धातु के ऑक्साइड जो है, धातु के ऑक्साइड
मूलतः भास्मिक होते हैं। क्या होते हैं? भास्मिक मतलब धातु का ऑक्साइड कैसे बनता है? धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु का ऑक्साइड बनेगा जी। ऑक्सीजन के साथ जब धातु अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु का ऑक्साइड। ऑक्साइड जैसे देखो भाषण में होता, लिख लिया ना? तो लिखो धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? ये तुम्हारा एक तरफ क्वेश्चन हो गया। धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। समझा रहे? क्या बनाता है? लवण तथा जल। धातु का ऑक्साइड यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल। एग्जाम्पल इसका देते हैं, देख लो। जना कॉपर ऑक्साइड, कॉपर धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड हो गया। ये देखो अम्ल के साथ करेगा H2SO4, क्या है? अम्लाइन रे। यह जो है कॉपर सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर सल्फेट प्लस H2O क्या होता है? जल मुक्त हुआ, जल बाहर हुआ। तो अभी लिखा है ना, लवण तथा जल बनता है। इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। और ये तो H2SO4 अम्ल है, और ये कॉपर सल्फेट बना। ठीक है, क्या बना? कॉपर सल्फेट, और उधर जल बना। उसी प्रकार से जना है ना जिंक ऑक्साइड है, यह भी अम्ल के साथ करेगा। मान लो H2SO4 के साथ ये सब अभिक्रिया तो करवा चुके हैं रे, नहीं करवाए हैं। ZnSO4 बनता है प्लस H2O मुक्त होता है, ये सब तो कर लिया है। उसी प्रकार से ना CaO कैल्शियम ऑक्साइड हुआ ना, HCl के साथ करेगा, ये वो सब कर लिया है। CaCl2 प्लस क्या मुक्त होता है? H2O हुआ। ये धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया का उदाहरण है। लिखा है क्या बनाता है? तो अम्ल लवण तथा जल बनाता है। और खाली रट्टा मार लेगा कि लवण तथा जल बनाता है, उसका कुछ देखबो कर रही है। हमको प्रैक्टिकल चाहिए, तो वही दिए हैं तुमको कि देखो कैसे लवण बन रहा है। कॉपर सल्फेट क्या है? लवण है। जिंक सल्फेट क्या है? लवण है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? लवण है। तो ये जो लिखा है क्वेश्चन तुमको इसी का एग्जांपल है समझने के लिए। रिएक्शन है, अभिक्रिया है। केमिस्ट्री नहीं, जिसको अभिक्रिया समझ में नहीं आया ना, केमिस्ट्री समझ में नहीं आया समझो। अभिक्रिया ही मेन चीज है। अभिक्रिया से ज़्यादा दिन याद रहेगा, बुढ़ारी तक, मरने के समय भी याद रहेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा। मरने के वक्त तक रहेगा। ना जो रट्टा मार लेगा तो फिर जल्दी भूल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कॉपर ऑक्साइड। हाँ लिख लिया ना। अब लिखो अधातु के ऑक्साइड की भस्म के साथ अभिक्रिया। ऊपर मिटा दें।
धातु का किसके साथ था? अम्ल के साथ था ना। अब वो धातु का किसके साथ होगा? भस्म के साथ। और धातु के ऑक्साइड की भस्म के साथ अभिक्रिया। और धातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया। भस्म से अभिक्रिया। ठीक है। और धातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया। और धातु का ऑक्साइड जो है, वहाँ तो कुछ धातु का ऑक्साइड क्या था? भस्मीय था ना। यहाँ जो है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होगा। क्या होगा? ध्यान रखा करो बात को, उसी का विपरीत है यहाँ। और धातु के ऑक्साइड, और धातु के ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय। अरे वहाँ धातु का था क्षारीय। धातु का जो था ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति था। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये लिखा दिए हैं। जैसे देखो इसका एग्जांपल लिखाते हैं। और धातु का ऑक्साइड, जैसे देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। कार्बन और धातु है, ऑक्सीजन हुआ। कार्बन और धातु का ऑक्साइड हुआ। SO2 सल्फर और धातु है, यही हुआ। जैसे देखो और धातु के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम कराते हैं किसके साथ अभिक्रिया? भस्म के साथ। तो भस्म क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भस्म है ना जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस। और क्या होता है? H2O। हाँ H2O जल बनता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट किस रंग में होता है जी? कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ दूधिया रंग। सीमेंट उद्योग में ये कली चूना CaOH और अब जो है अगला लिखो, अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। कुछ गिरने लगा क्या? अम्ल तथा जल की किससे अभिक्रिया? भस्म से अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म की, अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। देखो जब जो है, जैसे मान लो कि HCl क्या है? अम्ल है। जल से जब अभिक्रिया कराते हैं, तुम लोग को लिखा चुके हैं, अम्ल जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? H+ आयन देता है जी।
H3O प्लस, इस रूप में रहता है H प्लस Cl माइनस। उष्मा उत्पन्न होता है, क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है। एसिड में कभी पानी डाला है? नहीं डाला, तो डालने पर उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। और अम्ल तथा भस्म से जब उष्मा उत्पन्न होता है तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुआ, ठीक है। क्या होता है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल को दो दे दो, ठीक है। ये सब तो अभी दिए हैं, उस समय नहीं दिए थे जी। HNO3 जहाँ पे बोलते कि जो है अम्ल जल में घुलेगा तो H प्लस आयन देगा, वहाँ पे सब दिए हैं ना। H2O, तो उसी प्रकार से क्या बनाएगा? H3O प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस उष्मा उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? उष्मा उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार से H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जल के साथ अभिक्रिया किया, क्या होगा? H3O प्लस SO4 2 माइनस प्लस क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होगा ना, है? होगा उष्मा उत्पन्न। देखो, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यदि इसमें जल मिलाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। यदि कहीं मिस्टेक से जल को तुम सल्फ्यूरिक अम्ल में ऐसे खुला मिला दिया, तुम झरक पाक जाएगा, खतरा हो जाएगा। इसलिए कहता है कभी भी जो है H2SO4 में जल कभी ना डालें, और डालता भी है तो थोड़ा सा HCl H2SO4 लेता है और घिरा हुआ क्षेत्र में परख नली होता है शीशा वाला, उसमें जो है एगो थी से जना होता है सिरिंज, उससे डालता है कि छिलक उलक उसी में अंदर में रह जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया अम्ल का जल के साथ। एगो लिख लो भस्म का जल के साथ अभिक्रिया, एक को नहीं दिए हैं, भस्म का जल के साथ, भस्म का जल के साथ अभिक्रिया। जैसे देखो भस्म क्या है मेरा, NaOH प्लस H2O, ये जल हो गया। अभिक्रिया करवाएंगे क्या होगा? Na प्लस OH माइनस होगा, प्लस उष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। लिख लिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे अम्ल की शक्ति के बारे में। अम्ल का शक्ति किसका कितना होता है, कौन अम्ल का, और भस्म का शक्ति क्या होता है, ठीक है। हाँ, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बारे में बोले थे ना, वही पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। लिख लो अम्ल तथा भस्म की शक्ति। अम्ल तथा भस्म की शक्ति, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया, हेडिंग, ठीक है। तो पहला लिख लो प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल मतलब हुआ शक्तिशाली अम्ल। क्या हुआ? शक्तिशाली अम्ल। समझा? इसमें लिखो वे अम्ल जो जल में घुलकर, परिभाषा लिखो, वे अम्ल जो
जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर H प्लस आयन प्रदान करता है, उसे परवल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परवल अम्ल कहते हैं। अब लिखो परवल अम्ल के उदाहरण दे। क्वेश्चन में तुमसे पूछ दिया परवल अम्ल के उदाहरण। पहला तो तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं HCl क्या है? परवल अम्ल है। H2SO4 क्या है? परवल अम्ल है। HNO3 क्या है? परवल अम्ल है। इन तीनों जो है बहुत ज़्यादा परवल अम्ल है, ठीक है। ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, परवल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल। हाँ, सबका एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। और दूसरा लिखो दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जो हो जाएगा हाँ, शक्तिहीन या कम शक्तिशाली, ठीक है। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ा सा, क्या हुआ? आंशिक रूप से H प्लस आयन, आंशिक रूप से आंशिक रूप से आयनित होकर H प्लस आयन देते हैं। वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर H प्लस आयन देते हैं, आंशिक मतलब कम मात्रा में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो हम लोग देखें परवल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः H प्लस आयन जो है आयनित होकर घुलकर पूर्णतः आयनित होकर H प्लस आयन देता है, उसको हम लोग परवल अम्ल या शक्तिशाली अम्ल बोलते हैं। जो कि एग्जांपल है HCl, H2SO4 और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से या थोड़ी मात्रा में आयनित होकर H प्लस आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल लिख लो। जैसे एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। या कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक H2CO3 क्या हुआ? कार्बोनिक अम्ल। H3BO3, इसका नाम क्या हुआ? बोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? इसका नाम लिख लो बोरिक अम्ल।
H3BO3 पोरिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, समझा, कार्बोनिक अम्ल इसका नाम हुआ, इसका नाम एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, इसका नाम एसिटिक अम्ल। देखो, जो अधिक से अधिक H+ आयन देगा उसकी चालकता भी क्या होगा, अधिक होगा विद्युत धारा का, जो कम देगा चालकता क्या होगा, कम होगा। यहां तक दिक्कत है समझने में? समझने में दिक्कत भी है? अब हम लोग आगे देखेंगे। तनु अम्ल किसको कहते हैं और सांद्र अम्ल किसको कहते हैं? तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। देखो, तनु मतलब होता है पतला, ठीक है, सांद्र मतलब हुआ गढ़गर, ठीक है। तो जिसमें अम्ल की मात्रा कम रहेगा, पानी की मात्रा ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, तनु होगा। और सांद्र होगा जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिख लो, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, इसका पॉइंट है सांद्र का, ये वो ठीक करके लिखेंगे, अंतर नहीं लिखेंगे इसका। अंतर हुआ परिभस्व हुआ, समझो, ठीक है। अंतर हो दे, यानी ज्यादा दीजिएगा। हाँ, ज्यादा देंगे तो सांद्र हो जाएगा, ठीक है। जब विलयन में अम्ल की मात्रा, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक उपस्थित रहती है तो उसे